नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना काल में रैलियों की इजाजत पर भड़का मद्रास हाई कोर्ट। कहा, चुनाव आयोग के अफसरों पर दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल चुनाव 2021 में दुर्गापुर में ईवीएम खराब होने से वोटरों की लगी लंबी लाइन, लोगों में जबरदस्त नाराजगी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा, यहाँ से एक भी किसान वापस नहीं जाएगा, बड़ा बयान दिया है राकेश टिकैत ने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल में चुनाव आयोग ने कोरोना को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना काल में रैलियों की इजाजत पर भड़का मद्रास हाईकोर्ट। कहा, इलेक्शन कमीशन के अफसरों पर दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा। जी हां दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर उभरने के दौरान राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर सख्त फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को खिलाफ हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अदालती मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग से कहा, आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। मद्रास हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा, कोई जिंदा रहेगा तब। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इलेक्शन कमीशन से कहा, लोगों का स्वास्थ्य सबसे अहम है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती है। जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्थिति अब अस्तित्व और सुरक्षा की है, इसके बाद सब कुछ आता है। सुनवाई के दौरान राज्य ने स्वास्थ्य सचिव के परामर्श के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि मतगणना के दिन कोविड प्रोटोकॉल का लागू करने की योजना को 30 अप्रैल के दिन अदालत के समक्ष पेश किया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने आयोग से पूछा, क्या आप किसी अन्य ग्रह पर थे जब चुनावी रैलियां आयोजित की गई थी? करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 दुर्गापुर पूर्व में ईवीएम खराब होने से वोटरों की लगी लंबी लाइन, लोगों में नाराजगी। जी हां दोस्तों, बंगाल में 7वें चरण की वोटिंग जारी है। एक तरफ वोटर्स में वोटिंग को लेकर उत्साह देखी जा रही है, तो वहीं आज फिर ईवीएम मशीन में खराबी के कारण वोटिंग रुक जाने की खबर सामने आ रही है। ईवीएम मशीन की खराबी के कारण गर्मी और धूप में वोटर्स को लंबी कतारों में खड़े रहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। ईवीएम खराब होने की खबर दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट की कुछ बूथों पर वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा गया, लेकिन ईवीएम मशीन की खराबी के कारण वोटर्स में नाराजगी देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट की मोचीपाड़ा के 196 नंबर बूथ में ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसके कारण वोटर्स को करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक बूथ के बाहर इंतजार करना पड़ा। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ ईवीएम मशीन की खराबी ने वोटर्स के उत्साह में पानी फेर दिया। ईवीएम की खराबी को लेकर वोटर्स में नाराजगी भी साफ देखी गई। कई जगहों पर वोटर्स ने नाराजगी जताई। वहीं दूसरी तरफ बूथों में मतदान एजेंटों के लिए बैठने की भी उचित व्यवस्था नहीं की गई। आरोप है कि 276 ऐसी बूथ नंबर 64 से 67 पर बैठने के लिए टेबल और कुर्सी या बेंच भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। वहीं दुर्गापुर पूर्व की 108 विद्यापति बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। दुर्गापुर पूर्व की 84-87 बूथ पर भी ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली है। 109, 119, 120 बूथ में भी ईवीएम मशीन खराब होने के बाद उन्हें बदला गया। इसके कारण वोटर्स को वोट डालने के लिए इंतजार करना पड़ा। काफी देर तक इंतजार के बाद वोट डाले गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन जारी रहेगा, यहाँ से एक भी किसान वापस नहीं जाएगा। राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में कई महीनों से गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन अभी तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार बात नहीं कर लेगी। टिकैत ने कहा, आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक भारत सरकार हमारे मुद्दों पर बातचीत नहीं करेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान यहां से वापस नहीं जाएगा। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा था कि आंदोलन को नियमित जीवन का हिस्सा बना ले। यह किसान आंदोलन अगले 5 सालों तक भी जारी रह सकता है। टिकैत ने कहा, यह एक बड़ा आंदोलन है, पिछले 5 महीनों से जारी है। अगर वे सरकार को 5 साल तक चला सकते हैं तो 5 साल तक आंदोलन क्यों नहीं जारी रखा जा सकता है। आंदोलन 5 साल तक जारी रहेगा। टिकैत ने कहा, यह आंदोलन पूरे देश में मजबूती
तेजी से जारी रहेगा। किसानों को अपने कृषि क्षेत्रों के साथ साथ आंदोलन पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें आंदोलन में शामिल होना चाहिए जैसे वे अपने कृषि क्षेत्र में जाते हैं। राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की जरूरत है। जैसे हम अपने घरों और कृषि क्षेत्रों में काम करते हैं, उसी तरह आंदोलन के लिए भी समय निकालें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के आगे दम तोड़ती शिवराज सरकार की व्यवस्थाएं। बीजेपी नेता ने कहा, सांसों की कालाबाजारी बंद करो। जी हां दोस्तों, प्रदेश में कोरोना संकट के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़े कर दिया है। कोरोना वायरस के तेजी से फैल रहे संक्रमण के आगे शिवराज सरकार की व्यवस्थाएं फेल होती नजर आ रही हैं। ऐसे में विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के नेता ही शिवराज सरकार के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में एक तरफ ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे अनूप मिश्रा ने शिवराज सरकार पर कालाबाजारी का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व शहर जिला अध्यक्ष देवेश शर्मा ने कोविड प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे और बीजेपी के नेता अनूप मिश्रा ने ट्वीट में लिखा कि सांसों का संघर्ष अति दुखदायी स्थिति में पहुंच गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी ने व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यह चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर हैं, लेकिन दलालों और कुछ नेताओं के पास उपलब्ध हैं। उन्होंने सीएम के जनता के नाम संदेश को रिट्वीट करते हुए लिखा, यह समय प्रयास करने और माफी मांगने का नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों को समय पर बेहतर इलाज मिले, इसे सुनिश्चित करने का है। वहीं शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर बीजेपी के पूर्व शहर जिला अध्यक्ष देवेश शर्मा ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। उन्होंने कोविड प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के बाहर बिस्तर बिछाकर धरना दिया। उनका कहना है कि उन्होंने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से 5 लोगों को इंजेक्शन और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए मैसेज किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उन्होंने धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। इस बीच जब मंत्री तोमर पूर्व जिला अध्यक्ष को समझाइश देने गए तो बीजेपी नेता ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। मिश्रा ने मंत्री जी को नौटंकी न करने की सलाह दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 जांच के लिए और केंद्र स्थापित करे दिल्ली सरकार। उच्च न्यायालय। जी हां दोस्तों, उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर और जांच केंद्र स्थापित करने का सोमवार को अनुरोध किया। दिल्ली में बीते कुछ दिन से एक दिन में संक्रमण के 24,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल तथा न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिल्ली सरकार को नमूने एकत्रित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने का भी निर्देश दिया। कई वकीलों ने पीठ को बताया कि उन्हें जांच कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रयोगशालाओं का कहना है कि वे 2-3 दिन बाद नमूने एकत्रित करेंगे। इस पर अदालत ने यह आदेश दिया है। वकीलों ने दावा किया कि पहले एक दिन में 1 लाख से अधिक जांच की जा रही थी, जो अब घटकर 60,000 प्रतिदिन रह गई है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 22,933 मामले सामने और 350 रोगियों की मौत हो गई। राजधानी में संक्रमण दर 30.21% दर्ज की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर प्रशांत किशोर का हमला। बोले, पहले लॉकडाउन नहीं संभाल पाए और अब ऑक्सीजन बेड नहीं संभाल पा रहे। जी हां दोस्तों, देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। पीके ने कहा कि पहले लॉकडाउन नहीं संभाल पाए और अब ऑक्सीजन बेड नहीं संभाल पा रहे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए काम कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र के अदूरदर्शिता कुप्रबंधन की वजह से ही आज देश में ये हालात पैदा हुए हैं। इंसान सड़कों पर मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पहली लहर में सनक और बिना तैयारी के किए गए लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी लहर में ऑक्सीजन, दवाओं और अस्पताल के बेड की कमी के कारण लोगों की मौत हो रही है। दोनों में ही सरकार की अदूरदर्शिता और कुप्रबंधन कॉमन है। बताते चले कि हाल ही के दिनों में प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला करते रहे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से एक ऑडियो चैट वायरल किया गया था, जिसके बाद बीजेपी ने कहा था कि पीके ने बंगाल में हार मान ली है। उस घटना के बाद प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक कई न्यूज चैनल को इंटरव्यू देकर अपनी बात रखी थी। बताते चले कि देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,767 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,92,311 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच बंगाल में 2 चरण के चुनाव बचे हुए हैं। सोमवार को 7वें और 29 अप्रैल को 8वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। अब तक 6 चरण के मतदान हो चुके हैं। हाल ही में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद चुनाव आयोग ने फिजिकल चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी पर बरसी ममता बनर्जी। कहा, लोगों की रुचि कोविड की बात में है, न कि मन की बात में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि लोगों की रुचि
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में नहीं है, बल्कि इसकी जगह वे कोविड की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि महामारी में ऑक्सीजन और टीके की कमी की वजह से जीवन मुश्किल हो गया है। इससे पहले मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा कि कोविड-19 की लहर ने देश को हिला दिया है और लोगों को टीकाकरण कराना चाहिए। मुर्शिदाबाद जिले के सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान बनर्जी ने कहा कि मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस समय बंगाल पर कब्जा करने की योजना बनाने में व्यस्त थे जब कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए थे। बनर्जी ने कहा कि इसकी मन की बात में रुचि है, अब लोग कोविड की बात सुनना चाहते हैं। अगर 1000 लोगों की भीड़ में एक संक्रमित है तो वह सभी को संक्रमित कर सकता है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 2 लाख जवान उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से आए और वे अनजाने में वायरस के वाहक हो सकते हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी RT-PCR जांच नहीं कराई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस बंगाल में कोरोना के 15,889 नए मामले। कोलकाता में जांच कराने वाला हर दूसरा व्यक्ति मिल रहा संक्रमित। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रविवार को कोरोना के 15,889 नए मामले सामने आए और 57 लोगों की मौत हुई है। इधर लोगों ने मास्क नहीं पहनने, जहां तहां थूकने, शारीरिक दूरी नहीं मनाने और चुनावी सभाओं में कोरोना नियम की जो धज्जियां उड़ाई है, उसका नतीजा अब सामने आने लगा है। बंगाल में हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या नया रिकॉर्ड बना रही है। कोलकाता की हालत इतनी खराब, यहाँ RT-PCR जांच करवाने वाला हर दूसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। वहीं अगर पूरे राज्य की बात करें तो हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। खबर है कि RT-PCR जांच करने वाली लैब के एक डॉक्टर का कहना है कि कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों की टेस्ट कर रही लैब में पॉजिटिविटी रेट 45 से 55% पहुंच चुका है। वहीं बंगाल के दूसरे शहरों में ये दर 24% के आसपास है। एक माह पहले ये दर 5% थी। डॉक्टर का कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हल्के या बहुत कम लक्षण हैं और वह जांच नहीं करा रहे हैं, लेकिन इस समय हमें जांच से पीछे नहीं हटना है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना जांच करानी चाहिए। 1 अप्रैल को बंगाल में 25,766 लोगों की कोरोना जांच की गई थी। उसमें से सिर्फ 1274 लोग संक्रमित पाए गए हैं, यानी पॉजिटिविटी रेट 4.9% था। वहीं शनिवार को 55,060 लोगों की जांच की गई। इसमें से 14,281 लोग पॉजिटिव पाए गए, यानी पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 25% से ज्यादा हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमण दर में तेजी के पीछे की वजह है। लोगों के तेजी से संक्रमित होने के पीछे की वजह म्यूटेंट वायरस है। ये वायरस काफी कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। कई लैबों में पॉजिटिविटी रेट 50% के आसपास है। सैंपल टेस्टिंग को लेकर दबाव बहुत ज्यादा है। ये अच्छी बात है कि लोग कोरोना जांच करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों को ढूंढकर जितनी जल्दी आइसोलेट किया जाएगा, ये हमारे लिए ही बेहतर होगा। बंगाल में चुनाव का दौर चल रहा है। चुनाव आयोग ने बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करा रहा है। 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, जबकि 7वें चरण में 34 सीटों पर सोमवार को मतदान होगा। अभी हाल तक सभी पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित कर रही थीं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे। लेकिन देश में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए आयोग ने पिछले गुरुवार को रोड शो और रैलियों पर रोक लगा दी। परंतु दूसरी ओर अभी लोग मास्क नहीं पहन रहे, वह जहां तहां थूक रहे हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने दी 2 लाख श्रमिकों के खातों में 100 करोड़ रुपयों की सहायता राशि। जी हां दोस्तों, दिल्ली में निर्माण कार्य पंजीकृत श्रमिकों को 5-5 हजार रुपयों की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है। दिल्ली सरकार की ओर से कुल 2,10,684 निर्माण श्रमिकों को ये राशि प्रदान की जाएगी। सरकार की ओर से अब तक लगभग 2 लाख श्रमिकों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपयों की सहायता राशि दी जा चुकी है। बाकी लगभग 11,000 श्रमिकों को भी आने वाले दिनों में ये सहायता राशि भेज दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में कई स्कूलों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 150 से अधिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी शुरू कर दिए हैं। इस बीच एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रमिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वो दिल्ली ना छोड़े, क्योंकि दिल्ली सरकार उनके लिए सभी प्रकार की सहायता सुनिश्चित कर रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या करीब 55,000 थी। इन्हें पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से 5-5 हजार रुपयों की सहायता राशि प्रदान की गई थी। इस सरकार द्वारा मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाने के बाद बड़ी संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण हुआ। दिल्ली में फिलहाल 1,72,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अंबानी समेत देश के बड़े उद्योगपतियों को सीएम केजरीवाल की चिट्ठी, ऑक्सीजन पर मदद मांगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी है। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी समेत कई बड़े उद्योगपति हैं। सीएम केजरीवाल ने उद्योगपतियों से कहा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन या टैंकर हो तो दिल्ली सरकार की मदद करें। उन्होंने लिखा, आपसे जो भी सहयोग हो सकता हो जरूर कीजिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी है। इनमें मुकेश अंबानी के अलावा रतन टाटा, आदित्य बिरला, राहुल बजाज, आनंद महिंद्रा, हिंदुजा ब्रदर्स समेत कई बड़े उद्योगपति शामिल हैं। चिट्ठी लिखकर केजरीवाल ने इनसे ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मदद मांगी है। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा, अगर आपके पास ऑक्सीजन और टैंकर हो तो दिल्ली सरकार की मदद करें। आपसे जो भी सहयोग हो सकता हो वो जरूर कीजिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत होने का एक कारण ये भी है कि यहाँ मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता और न ही यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन की कोई फैक्ट्री है। कल सभी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी मदद। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए केजरीवाल ने शनिवार को सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर दिल्ली को ऑक्सीजन देने का अनुरोध किया था। सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा था, अगर आपके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन हो तो दिल्ली की मदद करें। केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है, लेकिन कोरोना की गंभीरता ऐसी है कि सभी उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में और एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, अब 3 मई तक रहेगी पाबंदी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए राजधानी दिल्ली में जारी लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन की अवधि अब अगले सोमवार यानी 3 मई की सुबह तक रहेगी। रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की। बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 36% तक पहुंच गई है। यही वजह है कि सरकार लॉकडाउन की अवधि को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने एक पोर्टल शुरू किया है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन के लिए ऑक्सीजन निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अस्पतालों द्वारा हर 2 घंटे में अपडेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय और राज्य की टीमें एक साथ काम कर रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। मेडिकल व्यवस्थाओं की और खाने पीने की सेवाएं भी जारी रहेंगी। इस दौरान शादियां भी होंगी, वो भी 50 लोगों की अनुमति के साथ। इन सभी लोगों के लिए अलग से पास दिए जाएंगे। आपको बता दें कि शनिवार को रिकॉर्ड 357 कोरोना संक्रमित लोगों ने दम तोड़ा। इसी दौरान 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए। दिल्ली में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर 32.27% है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच रही है। राष्ट्रीय राजधानी में अभी 93,080 एक्टिव केस हैं। 5 दिन में 1 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में बीते 5 दिन में जहां कोरोना के 1 लाख मामले सामने आए हैं, वहीं दूसरी ओर इस दौरान संक्रमण को मात देने वालों की संख्या भी लाख के पार पहुंच गई है। इस बीच संक्रमण को रोकने और संक्रमितों के इलाज के लिए सरकार ने भी प्रयास तेज कर दिए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से रोजाना लगभग 55,000 से अधिक लोगों की कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। इससे लोगों में कोरोना से लड़ने की शक्ति बढ़ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश रेमडेसिविर की कमी को लेकर मंत्री नहीं दे पाए सवालों के जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे। जी हां दोस्तों, इंदौर में कोरोना महामारी के कारण शहर के सरकारी व निजी हॉस्पिटल में मरीजों की हालत बद से बदतर होती नजर आ रही है। रोजाना हॉस्पिटलों में लापरवाही के चलते छोटे बड़े विवाद सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन व सरकार के नुमाइंदे कोई अच्छी पहल नहीं कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री व इंदौर के कोरोना महामारी आपदा के प्रभारी तुलसी सिलावट, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और सांसद शंकर लालवानी सहित कई बीजेपी के पदाधिकारी बीजेपी कार्यालय पर मीडिया से मुखातिब हुए। यहाँ उन्होंने मीडिया के कई सवालों के जवाब गोलमाल तरीके से देते हुए नजर आए। शहर में ऑक्सीजन की पूर्ति हो या फिर आवश्यक दवाइयों की कमी, सभी सवालों पर उनका जवाब था कि केवल सरकार व्यवस्था कर रही है, लेकिन धरातल पर हालात कुछ और ही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदिवे इंदौर में रेमडेसिविर की कमी को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे। शमशान घाटों में रोजाना देह संस्कार के लिए पहुंच रहे शव शायद शासन प्रशासन के आंकड़ों से बाहर है। इन शवों को आंकड़ों में नहीं गिना जा रहा। नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे का कहना है कि शहर में हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ाकर 105 कर दी गई है। आने वाले दिनों में अन्य शासकीय हॉस्पिटलों को भी कोविड-19 बनाया जाएगा और यहां पर इलाज शुरू किया जाएगा। कुछ हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए हॉस्पिटल परिसर में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति की जा सकेगी। हॉस्पिटलों में बेड की कमी को लेकर उनका कहना था कि होम आइसोलेशन पर जोर दिया जा रहा है ताकि बेड की कमी दूर की जा सके। जिन मरीजों को हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता है उन्हें ही रखा जाएगा। मीडिया द्वारा मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण मौतों के आंकड़ों को लेकर नगर अध्यक्ष का कहना था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे बेड ना मिला हो, लेकिन धरातल में कुछ और ही नजारा है। सोशल मीडिया पर लगातार लोगों के मैसेज वायरल हो रहे हैं कि उन्हें बेड की आवश्यकता है और कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही बेड की तलाश में जुटे हुए हैं। रेमडेसिविर में उन्होंने कहा पूरे देश में इस दवाई की कमी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिस्टम फेल हो गया है, अब जन की बात करिए। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का जोरदार हमला।
जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग संक्रमण के चलते बेहाल और लाचार नजर आ रहे हैं। संकट की इस घड़ी में राजनीतिक दल भी विपक्षियों पर हमले का मौका तलाश रहे हैं, साथ ही लोगों की मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेसियों से अपील की है कि सभी राजनीतिक काम छोड़कर लोगों की मदद करें। राहुल ने ट्वीट कर यह अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सिस्टम फेल है, इसलिए ये जनहित की बात करना जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें, हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। राहुल गांधी अक्सर ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना भी साधते रहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर व अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।